हेलो माय डियर, मैं अभिषेक चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिषेक चौधरी पर। और साथ ही साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि जो नंबर सिस्टम की हमने वीडियो अपलोड किए थे, 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके थे और किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो तीनों वीडियो अभी हटाने पड़े हैं। तो आप पैनिक ना होइए, 1 या 2 दिन में वो वीडियो फिर से अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप उनको दोबारा से देख सकते हैं, या आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग के टॉपिक को भी साथ साथ करते चलेंगे। तो बच्चों की कुछ डिमांड थी कि हम लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करें, तो आज हम पहला चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का करने वाले हैं। ज़रा देखिए क्या। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है। वर्बल रीजनिंग का ऐसा पार्ट होता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चनों का आंसर हम सुनकर कर सकें। जैसे कहने का मतलब क्या है, मैंने आपसे कहा कि इस समय घड़ी में 9:20 है, या इस समय घड़ी में 9 बजे हैं, तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल कोण क्या होगा। तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन रिटन फॉर्म में देखने की आवश्यकता है? आप इस क्वेश्चन को देखकर भी कर सकते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो वर्बल होता है वो पार्ट होता है जिसके क्वेश्चनों का आंसर वर्बली मौखिक सुनकर भी कर सकें। नॉन वर्बल जितने भी इमेज ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे, ऐसे सभी टॉपिक जो आकृति बेस बनते हैं वो नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। और लॉजिकल बेस क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होते हैं। चलो देखते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है कि आप अपने आप को स्टैंड करके कहाँ से क्वेश्चन को उठाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन की करने की शुरुआत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आपको मज़ा आने वाला है पहले टॉपिक में, और बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको मज़ा आएगा, और यदि आपने पहले से पढ़ के भी रखा है तो भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है। ज़रा देखिए क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में बात करूँ, जो हमारे मेजर चैप्टर होते हैं वो 3 चैप्टर हमारे मेजर होते हैं। कई सारे होते हैं लेकिन फिलहाल हम 3 को फोकस करने वाले हैं। एक तो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है हमारा, उसी का एक पार्ट होता है सिलोजिज्म। दूसरा स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होता है, और तीसरा स्टेटमेंट अजम्पशन होता है। पहले हम तीनों को पढ़ेंगे, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन की बात करेंगे, हम इनपुट आउटपुट की बात भी करेंगे, पजल्स की बात भी करेंगे, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग सब की बात करेंगे। लेकिन पहले इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों ही चैप्टर की बात करूं तो यहाँ पे हमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या होता है? स्टेटमेंट, जिसे कहा जाता है कथन। और यहाँ से पहली चीज़ निकल करके हमारे सामने आती है कंक्लूजन। कंक्लूजन जिसे बोला जाता है निष्कर्ष। और दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं तर्क। और थर्ड जो हमारे पास चीज़ निकल के आती है वो होता है अजम्पशन, जिसे बोलते हैं पूर्व धारणा या अवधारणा। पूर्व धारणा या अवधारणा। ठीक है, ज़रा समझिएगा, आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आएंगे सामने जो आपको समझ में आएगा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे कंक्लूजन का। तो कंक्लूजन का क्वेश्चन करते समय अपने आपको कहाँ पे स्टैंड करना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ज़रा समझिए, स्टेटमेंट को मैंने माना कि ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने फर्स्ट पर्सन यानी कि वक्ता मान लिया है। यानी स्टेटमेंट होता क्या है, किसी ने कोई बात बोली होगी, वो आपके सामने रिटन फॉर्म में आने वाली है, लिखी हुई आएगी। कोई स्टेटमेंट है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो जब भी आप कंक्लूजन का आंसर कर रहे होंगे तो कंक्लूजन का मतलब होता है रिजल्ट। तो आपके सामने कोई स्टेटमेंट आया, किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, वो फर्स्ट पर्सन, और आपने उसकी बात को सुना और उससे रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो आप अपने आप को स्टैंड करेंगे एज अ सेकंड पर्सन। यानी स्टेटमेंट आपके सामने आया, आप उससे रिजल्ट बनाने वाले क्या है? सेकंड पर्सन। तो जब भी निष्कर्ष कंक्लूजन आप निकालेंगे तो आप अपने आप को स्टैंड करेंगे एज अ सेकंड पर्सन। तो यदि आप ऐसे सोचना स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो करना क्या है, जब भी आप कंक्लूजन का आंसर दे रहे होंगे तो अपने आप को एज ए सेकंड पर्सन आप स्टैंड करेंगे। यदि आप आंसर दे रहे हैं आर्ग्यूमेंट में
तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक एग्जांपल लीजिए। जैसे एक कोर्ट है, कोई भी कोर्ट है, कोर्ट में कोई केस आया, केस आने का मतलब स्टेटमेंट, फर्स्ट पर्सन। अब जो वकील होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर अपने अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, अपनी अपनी दलील देंगे, एक उसके फेवर में होगा, एक उसके खिलाफ में होगा, अनफेवर में होगा। तो होता क्या है, वो दोनों अपने अपने फेवर, अपने अपने आर्ग्यूमेंट उस केस पर देंगे। जज क्या करता है, जज पहले केस को स्टडी करेगा, उसके बाद जो वकील हैं उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए, जो दलील दी है, उसके ऊपर फोकस करेगा, उसको स्टडी करेगा, उसके बाद अपना डिसीजन सुनाता है और बोलता है कि किसका आर्ग्यूमेंट, किसके आर्ग्यूमेंट में दम है, कहने का मतलब किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और किसका आर्ग्यूमेंट वीक है। तो आपको जब आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन करना है तो आप अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन गैस करेंगे, एक तीसरे वक्ता के रूप में अपने आप को स्टैंड करेंगे। आप स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे अच्छे से, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है वो उसके फेवर में है चाहे उसके खिलाफ बोल रहा है, इससे कोई फर्क, लेकिन क्या वो उसके जो लॉजिक दे रहा है उसके पीछे का वो सही है या नहीं, आर्ग्यूमेंट में दम है या नहीं, यानी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर आप एज अ थर्ड पर्सन अपना डिसीजन सुनाएंगे कि किसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, किसका आर्ग्यूमेंट वीक है। अब बात करते हैं अजम्पशन के बारे में। तो जब भी आप अजम्पशन के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, पूर्व धारणा, जरा नाम से देखेगा, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा यानी कि पहले की सोच, धारणा मतलब सोच, पूर्व धारणा यानी कि ऐसा थॉट जो पहले आया होगा, किसके पहले, स्टेटमेंट के पहले। स्टेटमेंट यानी कि जब कथन बोला गया होगा उससे पहले जो माइंड में चल रहा होगा वक्ता के, वही आपका अजम्पशन, वही आपकी पूर्व धारणा होती है। तो इसका आंसर आप ज़्यादा करेक्ट कब कर पाएंगे, जब आप एज अ फर्स्ट पर्सन अपने आप को मान लें। यानी कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है, आप ये मान लें कि यदि ये स्टेटमेंट आपने ही बोला होता तो क्या नीचे दी गई जो अजम्पशन है, जो पूर्व धारणा है, क्या वो आपके माइंड में चल रही होती या नहीं चल रही होती। इस ऐसा करने से आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी बहुत हद तक ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप अजम्पशन के क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो आप अपने आप को क्या मान लेंगे, एज अ फर्स्ट पर्सन, यानी जो भी स्टेटमेंट में दिया गया है आप मान लेंगे कि स्टेटमेंट में जो दिया गया कथन है वो आपने ही बोला है। तो यदि आप किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो नीचे हुई चीज़ें आप आराम से गैस कर पाएंगे, क्या ये बातें हमारे माइंड में उस समय चल रही होंगी या नहीं चल रही होंगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है कि जब भी आप इन तीनों के क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर देने का तरीका आपका बदलने वाला है। यहाँ पे आप एज अ सेकंड पर्सन अपना आंसर करेंगे, यहाँ पे एज अ थर्ड पर्सन अपने क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, और यहाँ पे एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ वक्ता ही आप अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी जब हम टॉपिक कर रहे होंगे तो बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए माय फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है और मैं 100% श्योर हूँ कि आप में से लगभग 90 to 95% बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये डिफरेंस नहीं पता होगा। नहीं पता है तो ज़रा देखिएगा, मैं डिफरेंस अंतर की बात कर रहा हूँ। यदि मैं बात करूँ आपसे सिलोजिज्म, न्याय निगमन, और स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन निष्कर्ष की, और मैं आपसे यह जानना चाहूँ कि इन दोनों के बीच में बेसिकली अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इनके बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ज़रा देखिए इधर, आप बोलोगे जब हम न्याय निगमन के क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। कथन आपको दिया होगा, कोई भी स्टेटमेंट दिया गया होगा, और फिर यहाँ पे दिया गया होगा निष्कर्ष, यानी कि इसके लिए कंक्लूजन दिया गया होगा। और सेम ही पैटर्न होता है इसके क्वेश्चन का, आपको कथन दिया गया होगा और उसके बाद निष्कर्ष दिया गया और आपसे पूछे कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, फॉलो करता है। तो आप मुझे बताएं यदि पैटर्न एक सा है तो डिफरेंस क्या है, करने का तरीका क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें बेसिकली डिफरेंस होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि सम बॉयज आर स्टूडेंट्स कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि यदि आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है,
यानी डायग्राम की फॉर्म में इस सेंटेंस को लिखना है, कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा सर ये बॉयज़ हैं और कुछ बॉयज़ क्या हैं? स्टूडेंट। कुछ बॉयज़ क्या हैं? स्टूडेंट। बिल्कुल, आप मुझे हाँ या ना जरूर करें इस बात के लिए। क्या आपका आंसर यही होने वाला है, यस और नो? आप बोलेंगे सर कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो हमने दोनों का सर्कल बनाया और कुछ लड़कों को विद्यार्थी के अंदर रख दिया गया। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा समझ के ये बताइए, जब ये सेंटेंस आपको बोला गया होगा और आपने इसका डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना दिया, तो ये होता है आपका कथन और निष्कर्ष। ये डायग्राम आप डायरेक्ट सोचते हैं तो यही आपका कथन और निष्कर्ष होता है। यही है आपका कथन और निष्कर्ष। यही है आपका कथन और निष्कर्ष। बताना क्या चाहते हैं आप? जरा देखिए, मुझे आप ये बताइएगा, बहुत अच्छे समझ गए। आप बोलोगे कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, आपने कुछ लड़कों को विद्यार्थी के अंदर रखा, ये कथन निष्कर्ष होता है। लेकिन यदि न्याय निगमन की बात करें तो न्याय निगमन में अलग क्या होगा? आप मुझे ये बताएं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ें, न्याय निगमन होता क्या आपको समझ में आएगा अभी। इस सेंटेंस को पढ़े, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, आपने इन लड़कों को विद्यार्थी बना दिया, बाकी बचे हुए लड़कों को आपने विद्यार्थी के कॉलम से अलग रख दिया। क्या उसने बोला है कि कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं हैं? बताएं मुझे आप, क्या उसने बोला है कि कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं हैं? तो आपने कुछ लड़कों को विद्यार्थी से अलग कैसे कर दिया? नहीं कर सकते। तो आप समझे जरा चीज़ें, जैसे मेरे पास 10 मार्कर है, सिलोजिज्म होता क्या है? मेरे पास 10 मार्कर हैं, मैंने 10 के 10 मार्कर को पीछे छिपा के रखा है और मैं क्लास में आया, मैंने आपको 5 मार्कर दिखाए और वो 5 के 5 मार्कर ब्लैक है, 5 मार्कर ब्लैक हैं, तो सेंटेंस क्या बनाओगे? आप बोलोगे सर कुछ मार्कर ब्लैक हैं। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी के बचे हुए मार्कर के बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो ब्लैक हैं या ब्लैक नहीं हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। जब आप यहाँ से आंसर कर रहे होते इसका न्याय निगमन में इसका आंसर कर रहे होते, तो आप फॉलो करते, आप बोलोगे सर एक तो लॉजिक ये बनता है कि कुछ लड़के क्या हैं? विद्यार्थी। एक तो ये डायग्राम बनता, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, हो सकता है कि कुछ लड़के विद्यार्थी ना हो, तो कुछ लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं है। डायग्राम तो ये भी पॉसिबल है। आप बोलोगे जितने भी बॉयज़ हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएं? विद्यार्थी के अंदर। क्यों आ जाएं? आप बोलोगे कुछ लड़के हमने देखे, कुछ लड़के विद्यार्थी थे, हो सकता है कि बचे हुए कुछ लड़के विद्यार्थी ना हो और हो सकता है कि बचे हुए लड़के भी क्या हों? विद्यार्थी। यदि बचे हुए बॉयज़ भी स्टूडेंट हों तो ऐसे में सभी के सभी बॉयज़ क्या हो जाएंगे? स्टूडेंट हो जाएंगे। तो मुझे बताएं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल सेंटेंस बनता है। कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सर यदि सभी लड़के विद्यार्थी हैं तो कुछ तो डेफिनेटली होंगे, तो यहाँ दोनों से वेरीफाई होता है ये वाला सेंटेंस। तो यही बेसिक डिफरेंस है कथन निष्कर्ष और न्याय निगमन में। जब किसी स्टेटमेंट से आप उसका मीनिंगफुल सेंस यानी कि अर्थपूर्ण अर्थ क्या निकलता है, उसका मीनिंग क्या समझ में आता है, आप सिर्फ उस अर्थ को लेकर के फॉलो करके चलते हैं तो वो आपका कथन निष्कर्ष होता है। और किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस का आप अज्यूमिंग सेंस बोलने का मतलब कि क्या क्या उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं, आप सभी को साथ में लेकर के चलते हैं, वही आपका होता है न्याय निगमन, सिलोजिज्म। इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी न्याय निगमन का क्वेश्चन आता है तो 4 पैटर्न में मिलता है आपको। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होंगे वो 4 टाइप के हो सकते हैं। क्या कि सभी वाला होगा कि सभी लड़के वकील हैं, या होगा कुछ लड़के वकील हैं, या होगा कुछ लड़के वकील नहीं हैं, या होगा कोई लड़का वकील नहीं है। अरे यदि पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो पॉसिबिलिटी यही बन सकती है ना चारों में से, या तो सभी होंगे, या कुछ होंगे, या कुछ नहीं होंगे, या कोई भी नहीं होगा। इसीलिए न्याय निगमन का पैटर्न यही बनता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सभी वाला, ऑल वाला, सम के वाला, सम नोट और नो वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आप समझिए, मैंने आपको बताया क्या था, कथन निष्कर्ष में आप क्या निकालते हैं? मीनिंगफुल सेंस निकालते हैं, मीनिंगफुल सेंस निकालते हैं किसी भी सेंटेंस का अर्थपूर्ण अर्थ उसका क्या निकलता है। और जब आप न्याय निगमन के क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आप उसका अज्यूमिंग सेंस निकालते हैं। अज्यूमिंग सेंस यानी कि मानने के आधार पर,
मानने के आधार पर, मानने के आधार पर क्या क्या अर्थ उससे निकाले जा सकते हैं, यही होता है आपका न्याय निगमन। तो आप समझ पाए हैं, यदि मीनिंगफुल सेंस हो तो आपका कथन निष्कर्ष है, और अज्यूमिंग सेंस यानी कि मानने के आधार पर क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं, वो होता है आपका न्याय निगमन सिलोजिज्म। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। और जो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है सिलोजिज्म, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा आसान भी होता है। आप इस बात को समझिए। तो यहाँ से टाइम को कैसे सेव किया जाए, किसी भी क्वेश्चन को 5, 6, 7, 8 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाए बिना पेन के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप पढ़ते चलिए, इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिलोजिज्म, न्याय निगमन। और मैं अभी आपको बता के आया था, न्याय निगमन का जब भी क्वेश्चन होगा आपको दो चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। पहला होगा आपका स्टेटमेंट कथन, दूसरा होगा कंक्लूजन निष्कर्ष। तो मुझे आप ये बताने की कोशिश करिए, ये समझाने की कोशिश करिए, मैं आपसे स्टेटमेंट के बारे में पूछना चाहूँ तो स्टेटमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, कोई मैथ्स का चैप्टर है, रीजनिंग का चैप्टर, जैसे मैंने सिलोजिज्म स्टार्ट किया, तो सिलोजिज्म चैप्टर के दो तरीके होंगे, या तो मैं उसे 100% कंप्लीट कराऊंगा या मैं उसे आधा अधूरा छोड़ दूंगा। दो तरीके होते हैं। या कोई भी बात आप किसी तक कोई भी जानकारी पहुंचाते हैं तो आप करेंगे क्या, या तो आप 100% कंप्लीट जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे, या आधा अधूरी जानकारी देंगे, इनकम्प्लीट जानकारी देंगे। तो सेम यहीं पे होता है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन है, तो कोई भी कथन दो टाइप से हो सकता है, या तो वो कंप्लीट जानकारी देगा या इनकम्प्लीट जानकारी देगा। तो आप बोलेंगे यहाँ से जो स्टेटमेंट होते हैं दो टाइप के, पहला क्या होगा, आपको वो देगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूर्ण जानकारी, पूर्ण जानकारी देगा। या आपका दूसरा कैसा हो सकता है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा आपको, यानी अपूर्ण जानकारी देगा। अपूर्ण जानकारी देगा। समझ में आ रहा चीज़ है, या तो 100% कंप्लीट जानकारी देगा या देगा इनकम्प्लीट जानकारी देगा। तो आप बोलोगे किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट जानकारी देने के लिए जो दो वर्ड होते हैं, कीवर्ड याद रखिए आप इसको। जैसे मैंने बोला कि सभी फल आम हैं, ऑल फ्रूट्स आर मैंगोज। तो क्या मुझे बताओ कि फ्रूट्स यानी फल के बारे में क्या हमें पूरी जानकारी है? बिल्कुल है। तो आप बोलोगे यदि किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट होता है ऑल से, यानी कि सभी से होता है, तो ये वाला जो वर्ड होता है ये आपको जानकारी कैसी देता है, कंप्लीट जानकारी देता है, 100% जानकारी देता है। और किसी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग होती है नो से, यानी कोई नहीं से, कोई नहीं से होता है, तो ये भी आपको कैसी जानकारी देता है, 100% जानकारी देता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई वकील लड़का नहीं है, कोई वकील लड़का नहीं है, तो क्या वकील के बारे में हमें पूरी जानकारी है कि कोई भी वकील लड़का नहीं है, यानी वकील और लड़के का कोई भी पार्ट एक दूसरे से मिलेगा नहीं, जानकारी 100% है। तो जो सेंटेंस का स्टार्टिंग ऑल सभी से होगा या नो कोई नहीं से होगा, तो ये दोनों जो सेंटेंस होंगे हमें कैसी जानकारी देंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे, 100% जानकारी देंगे। और यहाँ से अब दो चीज़ें बच जाती हैं, वो क्या है ज़रा देखें आप बोलेंगे या तो होगा सम या होगा सम नोट। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम के पहले ही सम कुछ लिखा है, तो ये जानकारी भी कैसी देगा आपको, कुछ जानकारी देगा, यानी इनकम्प्लीट जानकारी देगा। कैसी जानकारी देगा आपको, इनकम्प्लीट, आधा अधूरी जानकारी देगा। तो आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर चार तरीके से हो सकते हैं, या तो ऑल का होगा, या नो का होगा, या सम से होगा, या सम नोट से होगा। सभी से, कोई नहीं, कुछ से या कुछ नहीं। दो सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं और दो सेंटेंस हमारे नेगेटिव होते हैं। दो सेंटेंस कैसे होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे दोनों सेंटेंस हमें 100% जानकारी देते हैं और यहाँ पे दोनों सेंटेंस हमें इनकम्प्लीट जानकारी देते हैं। ठीक है, यहाँ से बात करें निष्कर्ष की, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो ये याद रखना कि पूरे ही लॉजिकल रीजनिंग में,
पूरे लॉजिकल रीजनिंग में सही गलत कुछ भी नहीं होता, और मैं इसको अभी प्रूफ करने वाला हूँ आपको। सही गलत कुछ भी नहीं होता। हम जब कंक्लूजन का आंसर करते हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा इस बात को, जब हम कथन निष्कर्ष या सिलोजिज्म का अपना आंसर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, फॉलो करता है, सही या गलत कुछ भी नहीं बोलते। जब हम आर्ग्यूमेंट तर्क के बारे में अपना आंसर करते हैं तो हमारा आंसर होता है ये वाला आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, प्रबल है या कमज़ोर है, सही गलत कुछ भी नहीं होता। जब हम अपना अजम्पशन में आंसर करते हैं, पूर्व धारणा या अवधारणा में आंसर करते हैं, तो हम बोलते हैं ये वाली पूर्व धारणा या ये अवधारणा अजम्पशन इम्प्लिसिट करती है, यानी कि अंतर्निहित करती है, सही या गलत कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलेंगे जब निष्कर्ष हम निकाल रहे होंगे, निष्कर्ष का मतलब ही क्या होता है, रिजल्ट, यानी रिजल्ट हम निकाल रहे हैं कि इस चीज़ से, इस स्टेटमेंट से क्या रिजल्ट बनकर सामने आया। तो आप बोलेंगे रिजल्ट क्या होगा, या तो वो 100% क्या होगा, ट्रू। और यदि 100% ट्रू है या 100% ट्रू है तो उसमें क्या बोलेंगे, आप बोलोगे ये हम फॉलो करेगा, यानी क्या करेगा, अनुसरण करेगा। क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो यदि आपका रिजल्ट 100% ट्रू है तो वो फॉलो करेगा, 100% ट्रू नहीं है इसका मतलब वो फॉलो नहीं करेगा, और लेस देन 100% है, कहने का मतलब ना तो आप बता पा रहे हैं कि 100% सही है या 100% गलत है, तो आप बोलेंगे वही केस बनता है, आपका संभावना केस बनता है। ठीक है ना। तो फिलहाल हमारा जो काम है, हम एक चीज़ देखने वाले हैं कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण करता है। सिर्फ नहीं करने की बात अभी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करने वाले हैं कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण करता है, हाँ या नहीं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि न्याय निगमन हो तो दो पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो आपको कंप्लीट पूर्ण जानकारी देगा या इनकम्प्लीट अपूर्ण जानकारी देगा। और पूर्ण जानकारी देने वाले दो कीवर्ड होते हैं हमारे पास, ऑल सभी वाला, नो कोई नहीं वाला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले भी दो वर्ड हमारे पास होते हैं, सम कुछ, सम नोट और कुछ नहीं। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में आपको बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए माय डियर, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। पहले हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा करने का अप्रोच है, जो कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर आइएगा। जैसे मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ कि यदि हमारा स्टेटमेंट कथन पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन बोलने का मतलब रिजल्ट। यदि आपका कथन पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि आपका कथन नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव। क्या बात आपको समझ पा रहे हैं। दो स्टेप हमारे रहेंगे पूरा सिलोजिज्म करने में। पहला स्टेप हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट ये है कि हम ये देखेंगे कि यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, इस बेस पे सबसे पहले आप चेक करेंगे, आप यहाँ पे फोकस करें, ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप बोलोगे सर इसमें नहीं, वर्ड कहीं भी नहीं है। मैं हिंदी में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंग्लिश में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना आप इंग्लिश अच्छे से समझते हैं, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं बहुत इजीली आप समझ पा रहे हैं। वरना मैं रिपीट कर देता हूँ, ऑल बॉयज़ आर स्टूडेंट, ऑल बॉयज़ आर स्टूडेंट, सम बॉयज़ आर स्टूडेंट, सम स्टूडेंट आर बॉयज़, सम स्टूडेंट आर नॉट बॉयज़, सम बॉयज़ आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो बाइलिंगुअल लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चन में, इसीलिए मैं एक लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में मैं साथ साथ बोलता चलूँगा, आप इजीली इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जरा ध्यान दीजिए, आपने जो ध्यान दिया, आप बोलेंगे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी कैसा देगा, ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से मुझे बताइए ये कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ से कैसा है, ये भी पॉजिटिव, ये वाला सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, ये भी सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। तो आप मुझे बताएं क्या नेगेटिव रिजल्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा।
सेंट क्वेश्चन का आंसर कैसे आप फास्ट करेंगे, तरीका ये है, आप सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप स्टेटमेंट को फोकस करेंगे कथन को, कि अब कथन आपका पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव देगा, कथन आपका नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव मिलने वाला है। तो आपने इन दोनों को तो 1 से 2 सेकंड लगेगा, इनको आपने कैंसल आउट कर दिया कि यदि पॉजिटिव कथन है तो नेगेटिव निष्कर्ष बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पॉजिटिव की। अब यहाँ से आपसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, यूजी सबने बोल दिया कि ये वाला सर सही नहीं है, पहला वाला निष्कर्ष जो पहला आपका कंक्लूजन है वो सही नहीं है, ये आपका आंसर होगा 100%, सभी बच्चों का ये आंसर होगा। क्यों नहीं होगा? आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है कि यदि कोई भी कथन निष्कर्ष में रिपीट हो जाए, ऐसे ही हूबहू उसे लिख दिया जाए तो वो सही नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता ये आपने समझने की कोशिश नहीं की अभी तक, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों नहीं माना जाता। मुझे बताएं, मेरा नाम अभिषेक है, आपने रिपीट कर दिया कि मेरा नाम अभिषेक है, तो मुझे बताइए ये बात सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, बात 100% सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जामिनर से हमने सही गलत नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सा अनुसरण करता है, फॉलो करता है। फॉलो करने का मीन्स एक शैडो की तरह उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, मीन्स कुछ रिजल्ट बनना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन हम रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो सर रिपीट कर दिया गया, 100% सच है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं बना। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोई भी कथन निष्कर्ष में रिपीट होता है तो उसे अनुसरण क्यों नहीं माना जाता। अनुसरण सही है, 100% सही है, लेकिन हम अपना आंसर अनुसरण में दे रहे हैं कि वो अनुसरण करता है, फॉलो करता है या फॉलो नहीं करता। तो आप बोलोगे फॉलो करने के लिए रिजल्ट बनना चाहिए, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं बना, और रिजल्ट नहीं बना तो आप बोलोगे ये वो 100% अनुसरण करेगा, ऐसा हम बोल नहीं सकते। क्या बात आपको समझ में आई कि किसी भी कथन को यदि वो निष्कर्ष में रिपीट करता तो उसको हम अनुसरण क्यों नहीं कराते, क्योंकि वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं बना। सही है, ये बात याद रखना, 100% सही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं बना। ठीक है, तो हमने अपने 3 कथन निष्कर्षों को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। बात करते हैं इन 2 के बारे में। तो हमारा स्टेप सेकंड क्या रहेगा, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्टेप हमारा जो सेकंड है वो क्या रहेगा, वैल्यू पुटिंग मेथड रहेगा। हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट कहने का मतलब क्या है, 100 और 50 2 ही वैल्यू होंगी, या तो 100 होगा या क्या होगा 50 होगा। जरा समझिए, जैसे एक पर्सन ए है, ए के पास 100 रुपये हैं, तो मुझे बताएं ए किसी शॉप पर जाता है, किसी दुकान पे गया और वहाँ पे जो आर्टिकल है वहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉस्ट के आर्टिकल हैं। ध्यान रखिएगा, या तो 100 होगा या 50, उसके बीच की वैल्यू या उससे ज़्यादा या कम कोई भी वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो मुझे बताएं, जब ए किसी शॉप पे गया तो क्या वो 50 रुपये कीमत वाले आर्टिकल वस्तु को खरीद सकता है? अब बोलोगे बिल्कुल सर खरीद लेगा। यदि उसके पास 100 रुपये हैं तो क्या वो 100 रुपये की वस्तु खरीद सकता है? ये भी बिल्कुल खरीद सकता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एक बी व्यक्ति है, बी के पास 50 रुपये हैं, तो मुझे बताएं क्या बी 50 रुपये की वस्तु खरीद सकता है? सर बिल्कुल खरीद लेगा। क्या बी 100 रुपये की वस्तु खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। ए के पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो 50 रुपये का आर्टिकल भी खरीद सकता है, वो 100 का भी खरीद सकता है। और यदि किसी पर्सन के पास 50 रुपये हैं तो वो 50 रुपये का आर्टिकल खरीद सकता, वो 100 रुपये का आर्टिकल खरीद नहीं सकता। अभी खरीदना बेचना चल क्या रहा है सर, इसके बारे में बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो हमारा स्टेटमेंट होता है, जो कथन होता है, हमें मिला है, वो हमें क्या है, हमें दिया गया, हमें गिवन है, मिला है, और जो हमें मिला होता है उसे हम एज आ इनकम क्या पढ़ेंगे, एज आ आय। इनकम यानी कि जो हमारे पास है, स्टेटमेंट कथन को हम क्या पढ़ने वाले हैं, एज आ इनकम यानी कि एज आ आय पढ़ने वाले हैं, और जो हमारा कंक्लूजन होगा उसे हम पढ़ने वाले हैं एज आ एक्सपेंडिचर, एज आ खर्चा। क्या पढ़ने वाले, एज आ एक्सपेंडिचर, एज आ
खर्चा पड़ने वाले हैं। यानी जिसके पास 100 रुपये उसकी आय है तो वो खर्च 50 रुपये भी कर सकता है, वो खर्च 100 रुपये भी कर सकता है। और जिसकी आय 50 रुपये है, जिसकी इनकम 50 है, तो वो 50 खर्च एक्सपेंड कर सकता है, वो 100 रुपये एक्सपेंड नहीं कर सकता। क्या समझ पा रहे हैं आप चीज़ें? दो वैल्यू होंगी 50 और 100। 100 रुपये वाला 100 भी खर्च कर सकता है, 50 भी, और 50 वाला सिर्फ ओनली 50 रुपये एक्सपेंड कर सकता है, वो 100 रुपये का आर्टिकल परचेस नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम ये है सर ये वैल्यू पुट होंगी कैसे? बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा के आया था कि स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला स्टेटमेंट जो हमें 100% जानकारी देगा, यानी कंप्लीट पूरी जानकारी देगा। और स्टेटमेंट कोई भी हमें पूरी जानकारी दे रहा है तो उसकी वैल्यू भी कैसी होगी? पूरी होगी, कंप्लीट होगी। यानी जिसके बारे में हमें 100% जानकारी है, कंप्लीट जानकारी है, उसकी वैल्यू भी कंप्लीट होगी। और जिसकी जानकारी आधा अधूरी है, इनकम्प्लीट है, उसकी वैल्यू भी इनकम्प्लीट इन द सेंस क्या होगा? 50 होगी। पूरी जानकारी 100 रुपये, आधी जानकारी 50 रुपये। समझ में आए क्या चीज़ है? बता क्या रहा हूँ अभी ज़रा देखिएगा, वरना आप ध्यान दो चीज़ें रखें। एक चीज़ को रख लें, जिस भी वर्ड के जस्ट पहले या जस्ट बाद वर्ड मिले आपको ऑल या नो, सभी या नहीं, ये दो वर्ड आपको दिखाई देते हैं, या तो सभी या नहीं, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100। मैंने आपको बताया दो कीवर्ड याद करें ज़रा, दो कीवर्ड सभी और नहीं, ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें पूरी जानकारी देते हैं। तो जिस भी वर्ड के जस्ट पहले या जस्ट बाद आपको सभी या नहीं मिलता है, उसकी वैल्यू 100 होगी, बाकी सबकी 50 होगी, चाहे उसके आगे पीछे कुछ लिखा हो या कुछ नहीं लिखा हो। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक बार समझिएगा ज़रा। आप बोलेंगे पहले स्टेटमेंट क्या होता है हमारा? आय, यानी कि जो हमारे पास है इनकम। तो आप बोलेंगे यहाँ से सभी लड़के, लड़के के पहले क्या लिखा हुआ है? सभी। तो लड़के की वैल्यू कितनी होगी? यानी लड़के के पास कितने रुपए होंगे? 100 रुपये। विद्यार्थी के पहले या बाद में ना तो सभी लिखा है और ना लिखा है नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, 50 होगी। वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी, 50 होगी। वरना जरा समझिए इसे प्रैक्टिकली। आप बोलोगे सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो आपको कंप्लीट जानकारी लड़कों के बारे में है या विद्यार्थियों के बारे में? बॉयज़ के बारे में या स्टूडेंट के बारे में? आपका आंसर होगा सर बॉयज़ के बारे में। सभी बॉयज़ हैं तो इसका मतलब बॉयज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी है। और सभी विद्यार्थी लड़के हैं या कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, ये जानकारी कैसी हो गई है? आधा अधूरी। हमें नहीं पता कि कुछ तो है, पता है, लेकिन सभी हैं या कुछ नहीं है, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं दी गई है। तो आप बोलेंगे जिसकी पूरी जानकारी उसकी वैल्यू पूरी, और जिसकी जानकारी आधा अधूरी उसकी वैल्यू भी कैसी होगी? आधा अधूरी, इनकम्प्लीट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लड़के के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये, और विद्यार्थी के पास कितने रुपए हैं? 50 रुपये। लड़के के पास 100 रुपये हैं, जो लड़के की इनकम है, आय है, वो 100 रुपये है, और विद्यार्थी की कितनी है? 50 रुपये। मुझे बताएं ये तीन तो हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, बचा क्या? बी और सी। इसको चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे यहाँ से लड़के के पहले ना तो सभी है ना नहीं है, नाम के पहले ही कुछ लिखा है, सम लिखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? ऑफ कोर्स कुछ होगी, यानी 50 होगी। तो लड़के की वैल्यू कितनी होगी? 50। और विद्यार्थी के पहले या बाद में ना तो सभी लिखा है ना नहीं लिखा है, यानी विद्यार्थी की वैल्यू भी कितनी है? 50, 50 है। मुझे बताएं लड़के के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपये। लड़का कंक्लूजन खर्चा याद करें, कंक्लूजन क्या होता है आपका? खर्चा होता है। लड़का खर्च कितने कर रहा है? 50 रुपये। क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 100 है, वो 50 ईजिली खर्च कर सकता है। विद्यार्थी के पास 50 रुपये हैं, विद्यार्थी खर्च भी कितना कर रहा है? 50 कर रहा है। क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो गई, इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष आपका 100% अनुसरण करता है। दूसरा जो निष्कर्ष है आपका 100% अनुसरण करता है, 100% फॉलो करता है। विद्यार्थी के पास आइए, विद्यार्थी के पहले कुछ लिखा हुआ था, यानी विद्यार्थी कितने रुपये खर्च कर रहे हैं? 50। लड़के के पहले ना लड़के के बाद ना तो सभी है, ऑल है, और ना ही नो है, इसका मतलब ये भी कितना खर्च कर रहा है? 50-50। अब आप मुझे बताएं 50-50 तो सभी के पास कम से कम है, एटलीस्ट है। विद्यार्थी स्टूडेंट के पास 50 है, 50 खर्च कर रहा है, कर देगा।
बॉयज़ के पास 100 है, 50 कर रहा है, बिल्कुल जिसके पास 100 है वो 50 भी खर्च कर सकता है, वो 100 भी खर्च कर सकता है। इसका मतलब यहाँ से भी दोनों अपने अपने पॉकेट मनी के अनुसार ही खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी बात सही है। तो आपका आंसर क्या होगा? ओनली निष्कर्ष बी एंड सी, सेकंड एंड थर्ड आर फॉलोज, केवल निष्कर्ष दूसरा व तीसरा अनुसरण करता है। क्या आपको समझ में आई? बहुत छोटा सा अप्रोच है, आपको समझाने में इतना टाइम लगा। जब भी आप क्वेश्चन करने जाएंगे मैक्सिमम 6, 7, 8 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन करने में। मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिया जो एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन आपको बेसिक से थोड़ा वैल्यू पुटिंग आपको सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने खाली आपसे एक कथन लिया। एक कथन से हमने शुरुआत की है, इसके बाद हम 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन, 6 कथन, 8 कथन सब पढ़ रहे हैं। कितने भी स्टेटमेंट आए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हैं क्या चीज़ है? फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि हम वैल्यू पुट कैसे कैसे करते हैं। एक बार आप जरा इसे लिखिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि न्याय निगमन सिलोजिज्म में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। इसके शॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, मैं आपसे बताना क्या चाहता हूँ। अब पूरा सिलोजिज्म, पूरे न्याय निगमन की बात करिए तो आपको जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर जो मिलेगा वो केवल 4 तरीके से मिल सकता है। हालांकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अभी क्या है, आपको एक तो ओनली वाला केस मिलने लग गया, केवल वाला, केवल ए बी, जैसे केवल पी क्यू है, ओनली का केस मिलता है। और आपको केवल कुछ का जो न्यू ट्रेंड में आया है अभी, यदि आप रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिए हैं अच्छे लेवल का या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा केवल कुछ वाला, जैसे बोलता है केवल कुछ पी क्यू है। ये दोनों स्पेशल केस हम इसके जस्ट बाद में करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि पूरे सिलोजिज्म में कितने सेंटेंस के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, केवल 4। स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है? सभी के साथ होगा, ऑल के साथ होगा। जैसे सभी पी क्यू हैं, सभी कार वाहन है, सभी लड़के झूठे हैं, इनकी जगह कुछ भी नाम होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सभी के साथ, ऑल के साथ होगा। दूसरा क्या होगा? कुछ पी क्यू हैं, सम पी आर क्यू, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सम नोट और नो वाला सेंटेंस होगा। वैल्यू पुट कैसे करेंगे मैं आपको बताया था। जिस भी वर्ड के जस्ट पहले या तो वर्ड मिले आपको ऑल या क्या मिले नो, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100, और बाकी किसकी वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है। यानी जिसकी जानकारी 100% इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी, उसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 100% होगी। तो ध्यान दीजिए, सभी पी क्यू हैं, पी की जानकारी कंप्लीट है तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 100, क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 50, क्योंकि क्यू के पहले बाद में ना पहले ना तो सभी लिखा है ना नो लिखा है, तो ऑल लिखा है ना नो, तो यहाँ पे पी की वैल्यू 100 होगी, ऑल लिखा हुआ है, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। नाम के पहले ही कुछ लिखा है, यानी जानकारी कुछ होगी, सम होगी, तो वैल्यू 50 और वैल्यू कितनी होगी? 50 होगी। यहाँ पे सम लिखा हुआ है, 50 होगा, और कितना होगा? 50 होगा। ठीक है। कुछ पी, कुछ लिखा हुआ है तो कितना होगा? 50, और क्यू के जस्ट बाद नहीं लिखा हुआ है, क्यू के जस्ट बाद नहीं लिखा हुआ है, तो जिस भी वर्ड के जस्ट पहले जस्ट बाद में नहीं या सभी हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है। ठीक है। यहाँ से सम पी की वैल्यू 50 होगा, और आर नोट, क्यू के जस्ट पहले नोट लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। ठीक है। कोई पी क्यू नहीं है। जरा इंग्लिश में सेंटेंस को देखें, नो से बनता है, नो पी इज क्यू। तो नो जो वर्ड है वो दोनों के लिए नेगेटिव का काम कर रहा है, पी और क्यू दोनों के लिए नेगेटिव काम कर रहा है। तो ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें दोनों की वैल्यू कैसी होती है? 100। दोनों की वैल्यू कैसी होती है? 100। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं? मैंने आपको सेंटेंस दिया कोई पी क्यू नहीं है, नो पी इज क्यू, तो इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे? आप बोलेंगे ये पी है और ये क्या होगा? ये क्यू होगा। कोई पी क्यू नहीं है तो कोई क्यू भी पी नहीं होगा। इसका मतलब आपको दोनों के बारे में 100% जानकारी है, और दोनों के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन है, तो दोनों की वैल्यू भी कैसी रहेगी? 100 एंड 100। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। चीज़ों को करना क्या है, कल की क्लास में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ वैल्यू जो पुट है उसको अपने पास से अच्छी तरीके से समझ लेना है कि किसकी वैल्यू 100 है, किसकी वैल्यू 50 है। अच्छे से 1-2 बार इसको रिवाइज कर लें। बाकी नेक्स्ट क्लास हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, और जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो वीडियो वहाँ से हटा दी गई हैं, उसके लिए मैं आप
आपसे एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा, वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके प्रॉब्लम वो आपसे दोबारा से अपलोड कर दी जाएंगे, आप वरी ना हो। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग साथ साथ चलता रहेगा। और कोई भी टॉपिक आपको रीजनिंग का इससे अलग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, टेलीग्राम का ग्रुप है उसे ज्वाइन करिए। तो जो आप कोई भी टॉपिक आप बताते हैं मुझे, वही टॉपिक कराया जाएगा रीजनिंग का, आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, और यदि आपको आपकी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे यदि नहीं हैं और नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। चलिए, आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा, जल्दी मुलाकात होती है आपसे। बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू।